नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आपके सामने देश की तमाम बड़ी खबरें लेकर आ गए हैं। सबसे पहले आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवाद पर जो लगातार अदालत में सुनवाई चल रही है उसकी अपडेट आपको देंगे। ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। कॉपी तैयार नहीं होने के कारण आज कोर्ट में ज्ञानव्यापी की वीडियोग्राफी और तस्वीरें जो सर्वे हुआ था वो कोर्ट ने आज नहीं दिया है। अब 30 मई को सबूत दोनों पक्षों को दिए जाएंगे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष और साथ ही साथ एक और पिटीशन लगाई गई कुछ हिंदू जो दल हैं उनके द्वारा कि जो सर्वे की रिपोर्ट है और जो सबूत हैं उसे सार्वजनिक ना किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो विवाद है उसकी कोर्ट की हियरिंग में आज सबूतों को उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि शायद सबूत आज दिए जाएंगे दोनों पक्षों को। ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार पिछले एक हफ्ते से बनारस में हैं, कोर्ट की एक एक खबर आप तक लेकर आ रहे हैं। हिमांशु, क्यों आज नहीं दिया जा सका? कहा जा रहा है कि कॉपी नहीं हो सका, और उसके साथ साथ ये जो पिटीशन लगाई गई है इस पर भी क्या सुनवाई होगी? क्योंकि ना सिर्फ मुस्लिम पक्ष ने बल्कि कुछ और लोगों ने भी पिटीशन लगाई है ये कहते हुए कि इसको सार्वजनिक ना किया जाए रिपोर्ट को, क्योंकि अगर ये लीक होगी तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अंकित, मैं बता दूं, सबसे पहले यही खबर आ रही थी कि 3 बजे अभी तक ये जो साक्ष्य हैं, ये जो सबूत हैं, ये सौंपे जा सकते हैं वादी और प्रतिवादी पक्ष को। लेकिन उसके बाद ये खबर आती है कि ये मामला 4:30 तक पहुंच गया है, 4:30 बजे ये सौंपा जा सकता है। लेकिन हम और आशुतोष लगातार उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे और यही खबर आ रही थी कि अब जो अजय कुमार विश्वेश हैं वो वहाँ पर बात करेंगे वादी प्रतिवादी से कि कहीं ये लीक ना हो, क्योंकि ये मांग भी की गई थी। और उसके बाद जब हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था, चूंकि मामला क्या है कि 100 GB से ज़्यादा डाटा है और इसी वजह से जो कॉपी तैयार यहाँ पर की जानी चाहिए थी वो कॉपी यहाँ पर तैयार नहीं हो पाई है। और एक याचिका, एक एप्लीकेशन भी दी गई है जिसमें कहा गया है कि इसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सार्वजनिक होता है तो मामला खराब हो सकता है। एक नहीं बल्कि दो। एक तो हिंदू पक्ष की ओर से जो वैदिक सनातन संघ है उनकी तरफ से सबसे पहले ये सुबह ये एक याचिका दाखिल की गई कि देखिए अगर ये मामला जो लीक होगा तो कहीं ना कहीं अगर सार्वजनिक मंच पे आएगा तो इससे जो एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि माहौल है, माहौल बिल्कुल तनाव बढ़ सकता है। और दूसरा शाम होते होते अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने भी उसी बात को दोहराया कि देखिए अगर ये मामला सार्वजनिक होता है तो कहीं ना कहीं माहौल खराब होगा। और इसके लिए उसने बाकायदे ये कहा कि देखिए 28 से ज़्यादा लोगों ने बाकायदे आवेदन किया है। ऐसे में आप देखकर सभी पक्षकारों को न देते हुए बल्कि जो सेलेक्टेड कुछ लोग हैं उन्हीं को ही ये जो प्रतियां हैं उसको उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो जनहित में ये फैसला रहे और किसी तरह का माहौल खराब ना हो। और इसमें एक मांग और की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि इस मामले में सबूत को आवेदन करने के लिए, सबूत मांगने के लिए कई ऐसे लोगों ने आवेदन किया है जिनका इस मामले से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये खबर फैल सकती है और अगर ये खबर फैलेगी, क्योंकि ये लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में तनाव बढ़ सकता है, माहौल खराब हो सकता है, इसलिए इसे सार्वजनिक ना किया जाए। अधिवक्ता की तरफ से हमसे बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि 30 तारीख ये पक्का मान के चलिए कि 30 तारीख को वादी प्रतिवादी पक्ष को दिया जाएगा, क्योंकि जो महिला याचिकाकर्ता है, महिला याचिकाकर्ता ने ये कहा कि रोज आने जाने में भी काफी तकलीफ होती है। पहले देने के लिए कहा गया था, उसके बाद आज का दिन दिया गया, अब 30 तारीख कही गई है। हिमांशु बने रहिए हमारे साथ, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, हमारे साथ बने रहिए। कोर्ट में सुनवाई से पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए भारी भीड़ उमड़ आई। हालात ये थे कि प्रशासन को मस्जिद के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सीआरपीएफ को सुरक्षा भी लगानी पड़ी। मस्जिद प्रबंधन वाराणसी के मुसलमानों को कम संख्या में ज्ञानव्यापी मस्जिद में आने की अपील लगातार की जा रही है, पर वजू घर से ही करके आने की गुजारिश भी साथ ही साथ की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ज्ञानव्यापी में नमाजियों की भीड़ लगी हुई है। देखिए, धार्मिक मामला है, एक तरफ जहां हिंदू पक्ष कहता है कि उनका धर्म का मामला है, वहीं मुस्लिम भी, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग ज्यादा से ज्यादा इस वक्त वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वाराणसी की ज्ञानव्यापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद पर
अब कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी खुलकर सामने आ गया है। पीएफआई ने ज्ञानवापी मस्जिद पर किसी भी कार्रवाई का विरोध करने के ऐलान कर दिया है। पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि अदालत को काशी मथुरा पर याचिका मंजूर नहीं करनी चाहिए। पीएफआई ने कहा कि कोर्ट 1991 की वर्शिप एक्ट का ध्यान रखते हुए याचिकाओं को स्वीकार ना करे। पीएफआई ने यह भी कहा है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मुसलमान निशाने पर हैं। तो एक तरफ बजरंग दल जैसे संगठन, दूसरी तरफ पीएफआई जैसे संगठन। अब पूरा इसी वजह से शायद वहां पर पिटीशन, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसमें कोर्ट में लगातार पिटीशन लगाई जा रही है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है और इस वजह से सबूतों को बाहर ना आने दिया जाए। लगातार एक के बाद एक आजकल नए विवादों को रोज ऐसा लगता है कि सुबह उठ के कोई सोचता होगा कि एक नया क्या विवाद को जन्म दिया जाए और वो विवाद लेकर खड़े हो जाते हैं। और ये बिल्कुल एक फैशन के तौर पर एक कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मस्जिदों को, कुतुब मीनार की बात हुई, ताजमहल की बात हुई, अब देश में आस्था के और केंद्रों के ऊपर भी मंदिर होने का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी की किश्त में अजमेर शरीफ और लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को भी जोड़ दीजिए, जहां दो अलग अलग हिंदू संगठनों ने मंदिर होने का दावा कर दिया है। क्या है पूरा मामला? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने वाले हर धर्म के पाबंद रहे हैं, लेकिन अब मशहूर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी विवादों में है। देश में कुतुब मीनार और ताजमहल के सर्वे की मांग के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मांग भी उठ रही है। हिंदुवादी संगठन महाराणा प्रताप सेना ने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मंदिर होने का दावा किया है। कहा गया है कि दरगाह के स्थान पर पहले एक शिव मंदिर था। दरगाह की दीवारों और खिड़कियों में हिंदू धर्म का स्वास्तिक चिन्ह होने की बात कहकर इसे सबूत बताया गया। चिट्ठी में सीएम अशोक गहलोत से मांग की गई है कि वो तुरंत यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से सर्वे कराने की इजाजत दे। हो सकता है कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां नहीं हो सकता है, पर अब विषय छानबीन का है, जानकारी का है। जब तक तथ्य नहीं मिले तब तक कोई आदमी सीना ठोक कर ये नहीं कह सकता जो मैं बोल रहा हूँ यही सही। दावे के बाद हड़कंप मचना ही था। अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी तुरंत दरगाह पहुंचे। मामला संवेदनशील होने की वजह से दरगाह में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, सुरक्षा बढ़ा दी गई। विवाद बढ़ा तो दरगाह के खादिमों की कमेटी ने बैठक की और इसके बाद मंदिर होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। कमेटी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 850 सालों से कोई सवाल नहीं उठा। अब देश में एक विशेष तरह का माहौल है तो कोई भी कुछ भी कह रहा है। कमेटी का मानना है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक साजिश है। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई? ख्वाजा साहब का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है और सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और कयामत तक आते रहेंगे। यही नहीं, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर भी ऐसे ही दावे सामने आए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने टीले वाली मस्जिद को मंदिर बताया है। संगठन का दावा है कि लक्ष्मण टीला पर हिंदुओं का पूजन स्थान था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने लक्ष्मण टीला पर हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हुए मस्जिद का निर्माण करवाया। यह स्थान हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसे हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। इस मांग के सामने आने के बाद सरगर्मी बहुत तेज हो गई। सोशल मीडिया पर चलो टीले वाली मस्जिद स्लोगन देकर लोगों को नमाज अदा करने के लिए वहां बुलाया जा रहा है। हालांकि टीले वाली मस्जिद प्रबंधन ने ऐसे किसी भी पत्र को वायरल किए जाने से इनकार किया है, लेकिन लखनऊ पुलिस ने एहतियातन अपनी तैनाती बढ़ा दी है। टीले वाली मस्जिद या लक्ष्मण टीला, अब जो बहस छिड़ी हुई है ज्ञानव्यापी शाही ईदगाह मथुरा, उसमें एक नाम जुड़ गया है टीले वाली मस्जिद का। हिंदू महासभा का दावा है कि ये लक्ष्मण टीला है। लखनऊ जो कि लखनपुरी हुआ करता था, उसमें इस लक्ष्मण टीले पर दिल्ली सल्तनत के दौरान शेषनाग का मंदिर हुआ करता था। हिंदू महासभा ने दावा किया है कि इस मंदिर की दोबारा बहाली की जाए और यहाँ पर टीले वाली मस्जिद के ठीक सामने लक्ष्मण जी की मूर्ति लगनी चाहिए। सवाल उठता है कि ऐसे दावों का अंत कहां है? अगर देश में तमाम ऐतिहासिक इमारतों और आस्था के प्रतीक पर ऐसे ही सबूतों के खोज के नाम पर सर्वे होने लगे तो फिर सामाजिक ताना बाना क्या होगा? लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
मतलब कमाल की बात यह है कि उठकर रोज एक नया विवाद खड़ा करने के लिए, और इसी को लेकर शायद कहीं ना कहीं डर था कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है, अगर उसको नजरअंदाज किया जाए तो कैसे एक पिटारा खुल सकता है इस देश के अंदर। कुछ लोग वैसे ही कह रहे हैं कि 36,000 मंदिर हैं, सबको वापस ले लेंगे। अब देखिए देश कहां तक जाएगा। कश्मीर में अब आगे बढ़ते हैं और कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक बड़ी जो तैयारी है उसकी बात करते हैं। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल आतंकवादियों को 24 घंटे के अंदर मार गिराया गया है। इसके अलावा कश्मीर के कई जिलों में आतंक के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। सिर्फ 24 घंटे, जी सिर्फ 24 घंटे। कश्मीर की एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम शुरू हुई और एक एक करके आतंकियों का सफाया शुरू हो गया। अवंतीपोरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच पहले मुठभेड़ शुरू हुई तो सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। इसे टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का बदला बताया जा रहा है। आतंकियों को घेर कर मारा गया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकी मारे गए। देर रात दोनों आतंकियों को अवंतीपोरा में मारा गया है। मारा गया आतंकी शाहिद मुश्ताक बडगाम का रहने वाला था, जबकि दूसरा आतंकी पुलवामा का रहने वाला था। उसका नाम फरहाम हबीब था। खबर तो यह है कि दोनों आतंकी लश्कर के एक कमांडर के कहने पर टीवी एक्ट्रेस की हत्या की थी। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से एक AK-47 राइफल बरामद की गई है, 4 मैगजीन और एक पिस्टल बरामद हुआ है। कई और हथियार और गोली बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर हैं अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। हालांकि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके ये भी बता दिया था कि अवंतीपोरा में जिन आतंकियों को घेरा गया है, सुरक्षा बलों ने जो मुहिम शुरू की है वो आतंकी अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। सिर्फ अवंतीपोरा में ही नहीं, कश्मीर के बाकी भी कई हिस्सों में आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी है। सुरक्षा बल जगह जगह आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं, जिसमें लश्कर के आतंकी भी हैं और जैश-ए-मोहम्मद के भी। अब तक सिर्फ 3 दिन में 10 आतंकी का खेल खत्म हो चुका है। जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। लश्कर-ए-तौयबा के 7 आतंकी मारे गए हैं। कई जगहों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। इससे पहले बारामूला में जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें सुरक्षा बलों ने एक साथ लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया था। फिर तीनों आतंकियों की पहचान हुई, जिसमें से 2 शोपिया का रहने वाला निकला। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला और बारूद भी बरामद किया। ये वही आतंकी थे जिन्हें ठिकाने लगाते वक्त SPO मुदस्सिर अहमद ने ड्यूटी के दौरान ही अपनी जान गंवा दी थी। इससे पहले कुपवाड़ा जिले में भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन्हें नाकामी हाथ लगी। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तौयबा के बताए गए। एक तरफ आतंकियों को मार गिराने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या के जिम्मेदार आतंकियों के एनकाउंटर के बाद एक विवादित बयान दे दिया। ये बयान ठीक उस वक्त में आया जब भट्ट के हत्यारों को सुरक्षा बलों ने ठिकाने लगा दिया। बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्लाह कादरी हो और आज हमारी बच्ची अमरीना भट्ट हो, तो ये तो एक रोज का मामूल बन गया है। और जो मरकजी सरकार है वो जू की तू है। उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोष की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। अजीब बात है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर कहा जाता है कि जिसने ये हादसा किया उनको हमने मारी है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की लड़ाई लगातार जारी है। ऐसे में सियासी बयानबाजी से नुकसान सिर्फ उन कश्मीरी लोगों का है जो फिलहाल आतंक के खिलाफ अपनी भी एक लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर जो बीजेपी ने
चुनाव में वादा किया था, कमेटी गठन कर दी गई है। धामी सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें रिटायर्ड जज और IAS अफसर शामिल हैं। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी अध्यक्ष। कमेटी तैयार करेगी कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट। जो कॉमन सिविल कोड को लागू करने का जो उत्तराखंड की सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले, उस ओर ये बड़ी पहल है। इसमें कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो रिटायर्ड जज हैं वो इसमें अध्यक्ष बनाई गई हैं और अब फिर तय किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा कि किस तरीके से कॉमन सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खबर आपको कल दिखाई थी। एक खबर थी कि किस तरीके से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपने कुत्ते को टहलाने गए हुए जो एक IAS दंपत्ति थे, सीनियर IAS दंपत्ति, जिनके प्रभाव इतना था कि खिलाड़ियों की प्रैक्टिस को बंद करवा दिया जाता था, जिससे कि ना तो IAS दंपत्ति को कोई दिक्कत हो ना उनके पालतू कुत्ते को। अब IAS दंपत्ति की इस खबर के आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्शन लिया है। IAS संजीव खारवार को लद्दाख भेज दिया गया है और उनकी पत्नी का तबादला कर अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया है। सोशल मीडिया को इसे लेकर कई तरह की बातें लिखी जा रही हैं। कोई इस पर चुटकी ले रहा है, कोई इस बात को सख्त संदेश मान रहा है, लेकिन लोग बार बार ये बात भी कह रहे हैं कि किस तरीके से क्या लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, क्या कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं पनिशमेंट पोस्टिंग वाली जगह है। रिपोर्ट देखिए। स्टेडियम खाली कराकर कुत्ता घुमाना IAS महोदय को इतना महंगा पड़ा कि IAS दंपति से दिल्ली ही दूर हो गई। एक को अरुणाचल का रास्ता पकड़ना पड़ा, एक को लद्दाख का। बाप रे बाप, अब उस कुत्ते का क्या होगा जिसे बिल्कुल खुली हवा में टहलने की आदत पड़ गई थी। त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस बंद कराकर IAS महोदय को कुत्ता घुमाने का शौक था ही महंगा। ये खबर पहले बाहर आ नहीं रही थी, फिर जैसे ही बाहर आई तो एक्शन हुआ, और एक्शन भी ऐसा कि IAS पति संजीव खिरवार को लद्दाख जाना पड़ा और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश। ये 3400 किलोमीटर की दूरी है। एक कुत्ता का प्रेम कभी कभी महंगा भी पड़ सकता है। दरअसल पहले खबर आई कि खिरवार साहब शाम के वक्त में कुत्ता के साथ टहलने निकलते हैं और उन्हें कोई टहलने में परेशानी ना हो, इसलिए खिरवार साहब प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को शाम के 7 बजे तक त्यागराज स्टेडियम से बाहर चले जाने को कह देते थे। इस बात की जांच हुई, एक साथ 2 एक्शन हो गए। केजरीवाल सरकार ने कहा कि स्टेडियम तो रात के 10 बजे तक खुलेंगे, जबकि गृह मंत्रालय ने अपना जो आदेश दिया उसमें कहा कि IAS पति पत्नी को दिल्ली से तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक उनकी नई पोस्टिंग पर भेज दिया जाए। ये इन्हीं ट्रैक्स पर कहीं ना कहीं अब वो खिलाड़ी तो दौड़ते ही हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों को कहा जाता है कि आप आज थोड़ा सा ना जल्दी घर चले जाइए, जल्दी घर जाइए, क्योंकि IAS अफसर आ रहे हैं, उनके ना कुत्ते को घूमना है इस ट्रैक पर, तो आप यहां से चले जाइए। इस तरह की चीज सामने आई है। फिर ये खबर आई, सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों ने तंज कसने शुरू कर दिए। किसी ने IAS खिरवार पर मजे लिए, किसी ने उनकी पत्नी पर, किसी ने कहा कि अब कुत्ते के साथ कैसे टहल पाएंगे। ट्विटर पर किसी ने लिखा, IAS दंपति का तो पता नहीं, लेकिन कुत्ते के साथ बुरा हो गया। किसी ने यह भी लिख दिया, अब कुत्ता घुमाने के लिए IAS महोदय को रात 10 बजे के बाद निकलना पड़ेगा। और किसी ने यह भी लिखा कि अरुणाचल या लद्दाख कुत्ता जाएगा कहां। दरअसल ये गुस्सा लोगों का किसी एक IAS के खिलाफ नहीं है, ये गुस्सा है एक व्यवस्था के खिलाफ, ये गुस्सा है VVIP कल्चर के खिलाफ, ये गुस्सा है अफसरी के रौब के खिलाफ, जिसमें कुछ IAS अपनी शानो शौकत के लिए नियम और कानून को ताक पर रख देते हैं, आम आदमी को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ समझते नहीं। खिरवार साहब ने इस मसले पर अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन दलील इतनी कमजोर थी कि दिल्ली से लद्दाख जाने का उनका प्लान गृह मंत्रालय ने किसी कीमत पर बदला नहीं। मेरी वजह से प्रैक्टिस रुकने की बात निराधार है। मैं कभी कभार ही कुत्ते के साथ ट्रैक पर जाता हूं, जब खिलाड़ी नहीं होते तभी जाता हूं। कभी किसी खिलाड़ी को स्टेडियम से बाहर जाने को नहीं कहा। कुत्ते को तो तभी ट्रैक पर छोड़ता हूं जब वहां कोई नहीं होता। संजीव खिरवार पता नहीं कब से स्टेडियम में कुत्ता घुमा रहे थे। चूंकि उनका कद बड़ा है, दिल्ली में पावरफुल पद पर थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन हुई जरूर। और ऐसी कार्रवाई
देश के बाकी ऐसे अधिकारी और अफसरों को एक संदेश है कि नियम सबके लिए एक बराबर है और आईएएस जनता के सेवक होते हैं, हाकिम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बात करते हैं राजस्थान की। एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार फिर से कहीं ना कहीं विवादों के बीच में खड़ी हुई है। नया विवाद क्या है, किस किस से परेशानी है और क्यों उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस विवाद में फंसे हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक है। मंत्री सीएम के पीछे चट्टान की तरह खड़े। कांग्रेस में कोई खेमेबाजी नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये शब्द दोहराते दोहराते अब 4 साल बीत रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा धमाका होता है कि सीएम की बुरी तरह फजीहत हो जाती है। कांग्रेस के अंदर का सच हर बार बाहर आ ही जाता है। इस बार भी वही हुआ। सरकार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री अशोक चंदना ने ट्विटर पर बम फोड़ते हुए सीएम से गुहार लगाई, मुख्यमंत्री जी छीन लीजिए मुझसे मेरा विभाग, मुझे मंत्री नहीं रहना। देखिए मंत्री अशोक चंदना ने ट्वीट करके क्या लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वही सभी विभागों के मंत्री हैं। मंत्री का दर्द उनके शब्दों से फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। वो सीएम को जलाजल भरे मंत्री पद से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। इसी ट्वीट में कुलदीप रांका का भी नाम आ रहा है। ये कोई और नहीं, सीएम अशोक गहलोत के चहेते अफसर हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव। मंत्री अशोक चंदना का आरोप है कि सीएम के प्रमुख सचिव मंत्री को काम करने नहीं देते, मंत्रियों के काम में दखल देते हैं, फैसलों को अटकाते हैं। यानी अफसर का रौब ऐसा है कि राजस्थान सरकार के मंत्री बौने हो गए। मंत्री के आरोप से हड़कंप मचा तो सरकार के 2 मंत्री डैमेज कंट्रोल करने सामने आए। कई बार आपस में इस तरह के टकराव हो जाते हैं, लेकिन वो टकराव अशोक चांदना व्यक्तिगत मुद्दों के लिए तो कर नहीं रहा। अशोक चांदना ने जो आवाज उठाई है वो स्पोर्ट्समैन की आवाज उठाई है, स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी आवाज उठाई है। ऐसे में यदि उन्होंने कोई ट्वीट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रांका जी और अशोक चांदना में झगड़ा हो गया है। ये एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि एक जो यूथ लीडर होता है उसकी अपनी एक स्टाइल होती है काम करने की, तो वो स्टाइल अशोक चांदना की है, उसका सम्मान करना चाहिए, समझना चाहिए। ये मामला भी सॉल्यूशन हो जाएगा। जो मुद्दे उन्होंने उठाए खुद चीफ मिनिस्टर समझते हैं। क्या काम का दबाव ज्यादा है? इतने शानदार कामों के बाद भी आप क्या सोचते हैं कोई दबाव की बात होती है? मंत्री जी ने ट्वीट किया था, वो मंत्री जी से पूछिए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि हम सब अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो जनता को राहत कैसे मिलेगी? कांग्रेस के पहले ही बुरे दिन चल रहे हैं। छोटे बड़े तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में बंद कमरों के राज सार्वजनिक हो जाए तो पार्टी की किरकिरी होनी ही थी, लेकिन पार्टी प्रवक्ता इसे छोटी बात कहकर तूल न देने की सलाह दे रहे हैं। सार्वजनिक कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए वो अलग सवाल है, लेकिन जैसा मैंने कहा काम करने वाले व्यक्ति को तनाव हो जाता है। जो नहीं काम करते, हमारे मोदी जी के चेहरे पे आपको कभी तनाव नहीं दिखेगा, अमित शाह जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो तनाव तो है ही नहीं इनको, देश की चिंता नहीं है। हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को अपने प्रदेश की चिंता है, तनाव में रहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मीडिया के सामने आए और अपने अंदाज में ये कह गए कि मंत्री जी से बात नहीं हुई है, वैसे सब ठीक है। बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे उनके ऊपर। वैसे कांग्रेस को फिलहाल सलाह देने की नहीं बल्कि सलाह पर अमल करने की जरूरत है। पार्टी पहले ही बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसे में बागियों की लिस्ट में नया नाम जुड़ना और घातक होगा। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र और दिल्ली से रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए अब बात करते हैं एक बड़े केस की, जिसमें समीर वानखेड़े, आपको याद है, मुंबई में एनसीबी के जोनल जो डायरेक्टर थे, उन्होंने जब आर्यन खान को पकड़ा, शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा, उसके बाद पूरा हंगामा हो गया, हड़कंप मच गया
यहां तक कह दिया गया समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने कि देखिए ये तो कुल मिलाकर एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप चैट रोज लीक करवाए गए। उसके बाद उनके ऊपर जबरदस्त राजनीति हुई, फंसाने का आरोप लगा। एक नई टीम ने जांच की और आज उस टीम ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को यह कहते हुए राहत दे दी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। 6000 पेज की चार्जशीट दायर की गई। उस पूरी चार्जशीट में दायर करने के बाद एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान और 5 और लोगों को जिस तरीके से पकड़ा गया था वो जांच ठीक नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि जब उस पर राजनीति उस वक्त हो रही थी, बीजेपी और एनसीपी आमने सामने खड़ी हो गई थी, समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे थे नवाब मलिक, जो खुद फिलहाल एक अन्य मामले में जेल में हैं। अगर कुल मिला के वो इस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति हुई और आर्यन खान को 5 दिन एनसीबी की कस्टडी में 22 दिन जेल में गुजारने पड़े बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ, तो क्या समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संजय सिंह एनसीबी के अधिकारी हैं, उनकी पहले बात सुन लीजिए। इस पूरे मामले पे उन्होंने क्या कहा। सिंह साहब मौजूद है जिनके नेतृत्व में चार्जशीट को दाखिल किया गया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चार्जशीट है सबसे पहले कितने पेज की है, कितने लोग एक्यूज हैं और कितने लोग सीट में क्लीन चिट, किन 6 लोगों को क्लीन चिट दी है जिसमें बताया जा रहा है? इस चार्जशीट में 6000 पेजेस हैं और 14 लोगों के खिलाफ हमने चार्जशीट दाखिल की है और बाकी 6 लोगों के खिलाफ हमारे पास सफिशिएंट प्रमाण नहीं थे, तो हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट और चार्जशीट हमने फाइल नहीं की है। सर, अगर आर्यन खान की बात की जाए तो शुरू से हमने देखा था कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप चैट मिला है जिसमें इंटरनेशनल कनेक्शन की बात सामने आई थी, तो आप लोगों की इंक्वायरी में क्या व्हाट्सएप चैट या किसी भी इस तरीके की कनेक्शन की बात सामने नहीं आई? हमने सारे चैट्स को देखा है। मैं इस बात को पहले ही आपको एक क्लैरिफाई करना कि ये जो मोबाइल फोन जो व्हाट्सएप जो खोला गया उसमें जो लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया। बट बी दैट एज इट मे, व्हाट्सएप चैट जो एक्सट्रैक्ट किया गया है उस चैट को हमने देखा है, पूरी अच्छी तरह से उसको देखा है। उसमें कोई भी ऐसा चैट नहीं है जो ये दिखा पाए कि आर्यन खान इंटरनेशनल नेटवर्क का पार्ट थे। एक अगर आप किसी व्हाट्सएप चैट में किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं तो इसका ये कहीं से मतलब नहीं निकाला जा सकता कि आप इंटरनेशनल नेटवर्क के पार्ट हैं। ऐसा कोई प्रमाण व्हाट्सएप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप चैट प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस नहीं हो सकता है। आपको प्राइम इस पर अब कई सारे, एक तो खैर छोड़ दीजिए, कई सारे बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि इसी तरह का तमाशा जब हुआ था, चैट लीक करे गए थे और ऐसी ही परेड करवाई गई थी जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी हुआ था। क्यों किसी का इस तरीके से मानहानि की जाती है, उसकी इज्जत को तार-तार किया जाता है, और इसी को लेकर आज बड़े सवाल हम यहां टाइम्स ऑन भारत पर पूछ रहे हैं। क्या समीर वानखेड़े ने ड्रग्स मामले में फर्जी केस बनाए? क्या आर्यन को जानबूझकर फंसाया गया? बहुत गंभीर आरोप लगे थे कि पैसे के लेन देन की बात हुई थी, उनको फंसाने की कोशिश की गई थी। क्या शाहरुख खान की छवि का नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रची गई थी? क्या यह पूरा खेल पैसे बनाने का खेल था? क्या समीर वानखेड़े की टीम ने पूरे मामले में गलत जांच की? समीर वानखेड़े अपने आप को एक किस तरह से सिंघम के तौर पर दिखा रहे थे कि देखिए मैं सिस्टम को क्लीन करने आया हूं। आज उनकी जांच उन्हीं की एजेंसी ने तार-तार कर दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए बनते बिगड़ते समीकरणों की। 10 जून को राज्यसभा में 57 सीटों पर चुनाव होना है। यह चुनाव 2024 से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। ऐसे में अभी सियासी गणित सेट करने के लिए सब लगे हुए हैं। इससे 2024 में कौन कहां खड़ा होगा इसके संकेत भी सामने मिलेंगे। वैसे तो यह तय है कि राज्यसभा में किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी,
इसका बड़ा सीधा और स्पष्ट फॉर्मूला है, लेकिन यह भी तय है कि क्रॉस वोटिंग का खेल होकर रहेगा। यही वजह है कि क्या विपक्ष क्या पक्ष अब सब अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होना है। यूपी से सबसे ज्यादा 11, बिहार से 5, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा और पंजाब से 2-2 उम्मीदवार, ओडिशा और मध्य प्रदेश से 3-3, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान से 4-4 उम्मीदवार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 6, वहीं उत्तराखंड से 1 सीट पर वोटिंग होनी है। नंबर गेम में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 7 सीटों पर, तो वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीट अपने नाम कर सकती है। वहीं 1 सीट ऐसी है जिसके लिए जोड़ तोड़ होने की पूरी संभावना है। मौजूदा गणित के हिसाब से कांग्रेस को राजस्थान में 3, छत्तीसगढ़ से 2, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 1-1 सीट मिल सकती है। राजस्थान में कांग्रेस का दावा है कि यहां कांग्रेस 4 में से 3 सीट पर जीत दर्ज करेगी। तोड़फोड़ का कोई दाव नहीं चल सकता है। पूरी कांग्रेस एकजुट है। जो कांग्रेस का साथ देने वाले निर्दलीय विधायक हैं और जो समर्थक हमारे विधानसभा में जितने भी हमारे साथ में मिलकर चलते हैं, वो सारे लोग एकजुट हैं और हम तीनों सीटें जीत कर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट की। ज्ञानवापी की अदालती लड़ाई जो है, इसके बीच काशी में औरंगजेब मंदिर के जो विध्वंस उन्होंने करा, कई किस्से सामने आ रहे हैं। इसमें आपको यदि विश्वेश्वर मंदिर, बिंदु महादेव मंदिर और कृति वासेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के दावे किए जा रहे हैं, इनकी हकीकत हमने आपको दिखाई थी। आज बात करते हैं भैरव मंदिर की, इसको तोड़कर मस्जिद बनाने की आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। आदि विशेश्वर के बाद कितने मंदिरों पर औरंगजेब का कहर? क्या मुगलों ने लाट भैरव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई? काशी की सनातन पहचान मिटाने के लिए औरंगजेब ने आदि विशेश्वर, बिंदु माधव और कृति वासेश्वर जैसे प्राचीन मंदिर ही नहीं तोड़े। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक वाराणसी में कई ऐसे मंदिर और हैं जो मुगलिया क्रूरता के शिकार बने। उन्हीं मंदिरों में से एक है लाट भैरव मंदिर, जिसके बारे में दावा है कि औरंगजेब ने तोड़कर उसे लाट मस्जिद में बदल दिया। लाट भैरव बनाम लाट मस्जिद का ये विवाद क्या है? ज्ञानवापी की अदालती लड़ाई के बीच लाट भैरव मंदिर और मस्जिद विवाद को समझाने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां बरसों पुराने मंदिर के अगल बगल में मस्जिद और मजार है। मेरे पीछे आप देख सकते लिखा है मेरा भारत महान। मेरा भारत महान है क्योंकि इंसाफ का इंतजार करते यहाँ भगवान है। हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से कई खबरों के बारे में बताया। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी विवाद जिस तरह से चल रहा है उसके बारे में बताया, कृति वासेश्वर के बारे में आपको बताया, बिंदु माधव के बारे में आपको बताया। आज हम आपको जिस जगह लेके आ गए हैं, ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, लाट भैरव का मंदिर, जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। ये लाट भैरव का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर के अगर आप दाईं तरफ देखेंगे तो इधर एक मस्जिद है जो मस्जिद बनाई गई है, और अगर आप इसके बाईं तरफ देखेंगे जो बिल्कुल ठीक पीछे, तो वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ एक मजार बनाई गई है। ये आप देखेंगे तो इधर एक मजार बनाई गई है। हिंदू पक्ष इस पूरे इलाके पर अपना हक जताता है तो मुस्लिम पक्ष अपना हक जताता है। यह विवाद कितना पुराना है, इस पर असली हक किसका है, इसे लेकर हमने दोनों पक्षों से बात की। इस दौरान क्या दलीलें और दावे किए गए, आपको एक एक बात बताएंगे। लेकिन लाट भैरव मंदिर को लेकर हिंदुओं की धार्मिक मान्यता क्या है, पहले उसे सुनिए। ये भूदेव हैं, स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं बाबा हमारे। अष्ट भैरव ये हैं, और इनके बारे में मैं क्या व्याख्या करूं, ये तो खुद है सबके स्वामी हैं। ये मंदिर आज भी काफी वीरान है। कहा जाता है कि कहीं यहाँ साल में सिर्फ एक बार 5 हिंदुओं की एंट्री मिलती थी, लेकिन अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लाट भैरव विवाद की पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात हरिहर पांडे से हुई, जो हिंदुओं के हक में इस मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हरिहर पांडे वो शख्स हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक लाट भैरव या कपाल भैरव अष्ट भैरव में पहले भैरव के तौर पर पूजे जाते हैं। हमारे अष्ट भैरव हैं, 8 भैरव हैं। वाराणसी क्या विश्व ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने 8 भैरवों की उत्पत्ति किया। कपाल भैरव, काल भैरव, आशुतांग भैरव, आनंद भैरव, भीषण भैरव, क्रोध भैरव, बाल, इस तरह से 8 भैरव हमारे हैं जो काशी की हमारे रक्षा कर रहे हैं। काशी में भैरव के 8 रूप काल भैरव, आनंद भैरव, आस भैरव, बटुक भैरव, संहार भैरव, दंडपाणी भैरव, लाट भैरव और द्वार भैरव मौजूद है। ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन क्या वाकई कपाल भैरव के मंदिर को औरंगजेब की सेना ने तोड़कर मस्जिद तामीर करवा दी? इसे लेकर पहले मंदिर पक्ष के दावे को सुनिए। 1669 में जब ज्ञानवापी मंदिर तोड़ा था औरंगजेब ने, उसके 18 दिन बाद कपाल भैरव जी का भी मंदिर तोड़वाकर जमींदोज करा दिया। और ये मंदिर का मलबा है जो देख रहे हैं आप, ये सब मंदिर का मलबा है। हिंदू पक्ष के दावे को सुना आपने, अब इसे लेकर मुस्लिम पक्ष क्या कहता है वो भी सुनिए। हम अपनी मस्जिदों के कहीं भी बनाते हैं तो 2 पैसे का खरीद के वो तो आपको देता है, हम लोग सब खरीद के जायज रहे। ये तो यहाँ बटलुइया रख दिए, असेरा रख दिए, वहाँ पूजने लगे सब। तो ये वाली मस्जिद को बने हुए कितना टाइम हुआ है? अगर इस वाली ये जो मस्जिद है ये 2-250 वर्ष हुआ है, अंग्रेज के पहले का था ये। इतना ही नहीं, मस्जिद पक्ष का दावा तो यहाँ तक है कि जैसे हिंदू लाट भैरव के तौर पर पूजते हैं, वो अंग्रेजों के जमाने की धूप घड़ी। ये धूप घड़ी है अंग्रेजों की। धूप मतलब? धूप घड़ी अंग्रेजों में पहले घड़ी नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो वो धूप से मालूम हो जाता है कि इतनी टाइम 12 बजा है, 11 बजा है, 10 बजा। तो ये जो बोल रहे जो काल भैरव वाला, ये धूप घड़ी है। हाँ, और ये अंग्रेजों का है, अब से ये तो खत्म हो, इसीलिए वो लाट। हाँ, लाट वो अंग्रेज वहीं जाके सब पूरा पता चला। लाट मस्जिद था ये। एक पक्ष इसे देवालय मानने से ही इनकार कर रहा है, तो दूसरा पक्ष उसे मजहबी इतिहास की तारीख याद दिला रहा है। इनका मजहब मात्र 1438 साल पुराना है और हमारा धर्म जुगों जुग पुराना है, या कुंड जुगों जुग पुराना है, या मंदिर जुगों जुग पुराना है, न कि ये आज का है। दावे अपनी जगह है, लेकिन इतिहास की किताबों में लाट भैरव मंदिर को लेकर क्या लिखा है, उन पन्नों को फिर से पलटना जरूरी है। बताया जाता है कि 1669 में आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को गिराने के बाद औरंगजेब ने लाट भैरव मंदिर को भी गिरा दिया और फिर उसी जगह पर अपने कर्मचारियों के लिए मस्जिद बनवा दी। ईसाई मिशनरी और इंडोलॉजिस्ट M.A. शेरिंग के मुताबिक मंदिर गिराने के बावजूद स्तंभ को औरंगजेब ने बरकरार रखा, क्योंकि वो इसे एक सजावटी ढांचे के रूप में देखता था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर नियर ने भी 1670 में इस ढांचे के 35 फीट ऊंचे होने का जिक्र किया। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद हिंदू समुदाय ने वाराणसी की शैव पहचान को दोबारा जिंदा करना शुरू किया। बाद में 1809 में इतिहास के पहले दंगे, जिसे लाट भैरव दंगा कहते हैं, उसमें इस ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया, तो हिंदुओं ने टूटे हुए हिस्से जो करीब 14 से 16 फीट था, उसे ही कवर कर दिया। मजे की बात यह है, हमारे मंदिर पर बलात् अधिकार करने की कोशिश किया गया। यहाँ पर जबरन जबरदस्ती प्रशासन की देख रेख में जबरदस्ती
हिंदुओं की अवहेलना करने के लिए, हिंदुओं को प्रताड़ित और पीड़ित करने के लिए ज़बरदस्ती यहाँ पर नमाज पढ़ाया जाता है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने सन 1967 में एक फैसला दिया है। फैसले के आधार पर यहाँ पर ज़मीन की हदबंदी हो गई है। सरकार, ये माननीय न्यायालय ने इसको बाउंड्री घिरवाने के लिए कह दिया। यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं का मंदिर अलहदा करा दिया जाए और मुस्लिमों का अलग करा दिया जाए। तो हिंदू पक्ष 1967 के हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपने पक्ष में बताता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे लेकर क्या कहता है उसे भी सुनिए। कुछ नहीं, इनका हाई कोर्ट जो है ना, आज भी हाई कोर्ट इनका यही हो गया। पहले तो लिंग निकल आया, हम लोग लिंग, फुआरा को लिंग कहते हैं, वो जो ज्ञानवापी वाला। अब तो उसके नीचे कहते दीवार प्रभाव मंदिर। अरे मैं कहता हूँ खाली अब जो कह दे रहे हैं, आज़ादी के बाद लोग निकल गए यहाँ से। उसका हिस्सा गोल होता है और इसमें जो तो मस्जिद पक्ष ने कोर्ट वाली दलील को सिरे से खारिज करने के साथ ही ज्ञानवापी के सर्वे में मिले सबूतों पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन मंदिर पक्ष मस्जिद वालों पर बेवजह रार ठानने के आरोप लगा रहे हैं। सन 1987 के पहले मंदिर के चारों तरफ घेर कर, तालाब को घेर करके ये लोग नमाज पढ़ते थे। वो तो तालाब बना है, बाउंड्री बनी है, और यहाँ पर जब विरोध हुआ है तो भी यहाँ तक नमाज पढ़ते हैं ज़बरदस्ती। और उनकी जो प्रक्रिया है राड़ करने की, वह मात्र राड़ करते हैं हमारे तरफ आ करके। हमारा जब कार्यक्रम होता है, वार्षिक समारोह जब होता है, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, जिसके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ नहीं, हम लोग अनाथ नहीं हैं, हम लोग सनाथ हैं। हम लोग इस फर्श पर उनको अब चढ़ने नहीं देंगे। जिस फर्श को हिंदू पक्ष प्राचीन कपाल भैरव मंदिर के मलबे का अवशेष बताता है, उसे भी मुस्लिम पक्ष झूठी दलील करार दे रहा है। ये कब्रिस्तान है, इसके नीचे कब्रिस्तान, ये भी कब्रिस्तान पर है सब। ये देखिए सामने देखिए, ये कुतुब है बनारस के। ये पूरे बनारस के कुतुब है। अच्छी जमीन है, ऊंचा था पहले से ऊंचा था। हाँ, अब वो निकाल देंगे। ये भी लिख लेना अपने दिल में, वो अब निकाल देंगे कि इसमें है। वो चौकिट्ठा जो देख रहे हैं ना गोल, उसके अगल बगल इतना गढ़ा था, अब उस अंदर में। अब ज्ञानवापी विवाद के बीच मंदिर पक्ष लाट भैरव पर भी अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दावा पूरे इलाके पर है, दस्तावेजी सबूत होने के भी दावे हैं। न तो ये उनकी जमीन है, ये न तो उनकी प्रॉपर्टी है। यह प्लाट नंबर 3 है, 15 बिस्सा 9 धूर है, और माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है और डिमार्केशन हो चुका है। बाउंड्री, नई बाउंड्री उठाने के लिए सर ये क्या नाम है कि न्यायालय ने आदेश कर चुका है। उसके बावजूद भी इनका जबरदस्ती जो है यहाँ तक नमाज पढ़ते हैं। अगर ये मंदिर है तो फिर इसका नाम लाट क्यों? इसे लेकर मंदिर पक्ष का कहना है कि असली नाम तो कपाल भैरव ही है, लेकिन इसे लाट भैरव का नाम अंग्रेजों ने दिया, जबकि दूसरा पक्ष इसे लाट मस्जिद बताता है। लाट भैरव नाम तो अंग्रेजों ने रखा, वास्तविक नाम है इनका कपाल भैरव। कपाल भैरव बनारस में 8 भैरव, अष्ट भैरव के नाम से जाने जाते हैं। ये हम लोग बोलते हैं लाट मस्जिद। लाट मस्जिद, हाँ। और यही लाट ये काल भैरव बोलते हैं। हाँ, ये काल भैरव बोलते हैं और हम लाट मस्जिद बोलते हैं। वो मज़ार किसकी है? मौलाना रजा अली। रजा अली? हाँ, मौलाना है। हाँ। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ऊंची हस्ती है। ये लोग ये कह रहे थे कि इन्हीं के जो काल भैरव के पुजारी थे, उन्हीं की मजार है, उसी को वो पंडित के थे, उन्हीं को आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आलिम थे। नहीं, इन्होंने कहा ऐसे कई पुराने पंडित थे जो इनकी सेवा करते थे, वही वहाँ पर नहीं, ऐसी कोई बात उनकी समाधि थी, उस पर बना दिया। नहीं। मंदिर पक्ष मस्जिद वालों पर अवैध कब्जे का आरोप लगा रहा है, तो मस्जिद पक्ष मंदिर वालों पर। यह मस्जिद प्लाट नंबर 4 में है। यह मस्जिद जो है प्लाट नंबर 4 में है। वो संपदा व संपत्ति मेरी है।
अब अगर मस्जिद बन गया है तो मैं कंप्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूं कि चलिए मस्जिद बन गया है, मस्जिद रहने दो, आप नमाज पढ़ो उसमें, आप अपना जो क्रियाकलाप करना धार्मिक और मजहबी जो काम करना है आप करो, लेकिन मेरे फर्श पर यह 15 बिस्सा 9 धूर पर मैं नहीं चढ़ने दूंगा। मांग आप लोगों की तरफ मांग हमारा यह है कि हमारा 15 बिस्सा 9 धूर प्लाट नंबर 3 जो है उसको ये लोग जबरन जो नमाज पढ़ते हैं रोका जाए और उस डिमार्केशन के हिसाब से नई बाउंड्री खड़ी करा दिया जाए। हम लोग मंदिर का निर्माण कराएंगे। जो मस्जिद देख रहे उसी के दर में देखो वहाँ से कट गया प्लाट का कटना होता है ना। देखिए ये प्लाट अलग है, ये प्लाट उसमें है, उसके बाद फिर तकिया का प्लाट है। वो जितनी वो देख रहे पोखरा के अगल बगल सब तकिए है, जितने हिस्सा में मंदिर है वही है। उतना ही है। ये इसको भी खी लेना मस्जिद में। ये जो इसका रास्ता दिए थे, सब रास्ता दिए, ये लोग जबरी अपना रास्ता ले। ये अंग्रेजों का फैसला है, मेरा नहीं। हिंदू पक्ष इस जगह के मंदिर होने के पक्ष में यहाँ मौजूद कपाल मोचन तीर्थ और भरतकूप की दुहाई भी देता है। और इस वक्त अभी जो आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं इसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। कपाल मोचन तीर्थ वो जगह जहाँ पर लाट भैरव जो बाबा काल भैरव हैं उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। ये इस तरफ आप देख रहे हैं ये कुंड है और इसके आप ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो जहाँ से अभी हम आए हैं यानी लाट भैरव, बाबा लाट भैरव का सामने मंदिर है और ठीक सामने ये कुंड है। और इस कुंड पर भी शुरुआत में मुस्लिम पक्ष अपना दावा करता था, लेकिन उसके बाद इस कुंड को यहाँ पर बनाया गया। इसके लिए भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई है और ये भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी का जो 5वां जो शीश था वो इस कुंड में आके गिरा था और तभी से ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी बाबा लाट भैरव को। लाट भैरव मंदिर समिति तो अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने का मन बना रहा है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी तलब किए हैं मामले को, हम लोग भी लगे हुए हैं और हम इसके विषय में मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, मिलेंगे और मिल करके हम बताएंगे कि हमें और कुछ दो ना दो, आप हमें दिलवाओ ना दिलवाओ। यह हमारा प्लाट नंबर 3 15 बिस्सा 9 धूर जिसमें बाबा का मूर्ति है, बाबा का मंदिर है, इसको हमारा फ्री करा दो। वैसे ज्ञानवापी की तरह लाट भैरव का केस भी अदालत में है। ऐसे में इस पर किसका दावा सही और किसका गलत, इस पर फैसला कोर्ट को करना है। हिमांशु दीक्षित, वाराणसी, टाइम्स नाउ, नव भारत।